Good morning, everyone. This is Dr. Rikavli Gupta, consultant obstetrician and gynecologist, Healing Hospital, Chandigarh. And today we are here to talk about anemia in pregnancy. Pregnancy में खून की कमी होने के बारे में हम बात करेंगे. ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है. 50% of the population in India, in fact, more than 50% of the population in India is suffering from anemia. अनीमिया जैसे मैंने बताया, आम भाषा में अनीमिया को बोला जाता है खून की कमी होना, शरीर में खून की कमी होना को अनीमिया बोलते हैं. ये लेडीज में जो कि खासकर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के हैं, आफ्टर 19-20 ईयर्स ऑफ एज टिल 40 ईयर्स ऑफ एज, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. आपने देखा होगा कि लेडीज, बहुत सारे लोग, आपके पड़ोसी, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स, आप बोलते हो कि पेल लग रहे हो, पीले लग रहे हो, कमजोर लग रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर को दिखाया कि नहीं. सो द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इज अनीमिया. नाउ जैसे कि मैंने इंडिया में बताया, इसका प्रेवलेंस 50 to 70% है, बिकॉज हमारी इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है. यहाँ का न्यूट्रिशनल स्टेटस इतना अच्छा नहीं है. उसके अलावा यहाँ की जो डाइट है मेनली वेजिटेरियन डाइट है, सो वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को कवर नहीं करती. कंट्रीज लाइक यूएसए, डेवलप्ड कंट्रीज, वहाँ पे अनीमिया का प्रेवलेंस ओनली 2 to 4% है. सो वी नो कि हमारे इंडिया में ये बहुत कॉमन है, और इससे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी आगे प्रॉब्लम्स आती हैं जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. नाउ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अनीमिया इज आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया. आयरन इतना कॉमन वर्ड हो गया है हमारे लिए. बच्चों को आयरन की ड्रॉप्स देनी है, प्रेग्नेंट लेडीज को आयरन की टेबलेट खानी है, बाद में भी ताकत के लिए हम आयरन की टेबलेट्स देते हैं. सो एवरीबडी नोज कि आयरन की टेबलेट क्या होती है और आयरन हमारी बॉडी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है. अगर यही प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो, दैट इज आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, अगर हमारी प्रेगनेंसी में हो, तो उससे बच्चे के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, और जो प्रेग्नेंट मदर है उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. नाउ हीमोग्लोबिन टेस्ट, ये भी हम सबने सुना हुआ है, वेरी कॉमन टेस्ट. हीमोग्लोबिन एक केमिकल है जो हमारे ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण हमारे ब्लड सेल्स रेड कलर के दिखते हैं, हमारा ब्लड रेड कलर का दिखता है. एंड हर लैब में एक जो हम पहली वैल्यू देखते हैं होता है आपका हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराना है. सो दिस इज द हीमोग्लोबिन विच इज एन इंडिकेटर वेदर यू आर सफरिंग फ्रॉम अनीमिया और नॉट. नॉन प्रेग्नेंट विमेन में जो लेडीज है, नॉर्मल लेडीज, उसमें 12 ग्राम पर से नॉर्मल हीमोग्लोबिन की वैल्यू होनी चाहिए. पर जो लेडीज प्रेग्नेंट है उसमें हम नॉर्मल वैल्यू 11 लेते हैं इन फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर. सेकेंड ट्राइमेस्टर में इनफैक्ट लोअर लेते हैं, दैट इज 10.5 ग्राम %. सो अगर आपका हीमोग्लोबिन प्रेगनेंसी में 11 से कम है, देन यू आर सफरिंग फ्रॉम अनीमिया. नाउ अब हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि अनीमिया जो हमने अभी बात की कि नॉर्मल लेडीज में तो 12 हम ले रहे हैं, बाकी जो प्रेगनेंसी है उसमें हम 11 या 10.5 की बात क्यों कर रहे हैं. प्रेगनेंसी में नॉर्मली बॉडी में जो फ्लूइड होता है, जो प्लाज्मा वॉल्यूम होता है, वो इंक्रीज हो जाता है. जो पानी आपकी रगों में, जो खून आपकी रगों में दौड़ रहा है, वो इंक्रीज हो जाता है. साथ के साथ आरबीसीज भी इंक्रीज करते हैं. अगर प्लाज्मा वॉल्यूम 50 to 60% इंक्रीज हो रहा है, तो आरबीसी सिर्फ 20% इंक्रीज होते हैं, जिसके कारण नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जो रेंज है वो आपकी प्रेगनेंसी में कम हो जाता है. इसके कारण 11 इज कंसीडर्ड एज अ नॉर्मल इन प्रेग्नेंट वुमेन. अब अगर आपका हीमोग्लोबिन 11 से कम है, फ्रॉम द रेंज ऑफ 10 to 10.9, इट इज माइल्ड अनीमिया. मॉडरेट इज 7 to 7.9. Severe is less than 7 and very severe is less than 4. We have seen cases जो 2 ग्राम % हीमोग्लोबिन के साथ भी हमारे पास आते हैं, एंड जिनमें बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन की या अनीमिया की कंप्लेन होती है, एंड दे आर वेरी सिक पेशेंट्स. इतना भी इंडिया में पाया जाता है. सो इट इज़ वेरी कॉमन एंड वेरी डेंजरस. नाउ जस्सी इज आस्किंग व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ अनीमिया इन प्रेगनेंसी. सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जस्सी. प्रेगनेंसी में जो नॉर्मल सिम्टम्स हमें होते हैं, जैसे ही प्रेग्नेंट कोई लेडी होती है तो उसको पैल्पिटेशंस, घबराहट होनी शुरू हो जाती है, टायर्डनेस रहती है, जैसे जैसे टमी बढ़ता है, या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगती है. ये सारी प्रॉब्लम्स भी अनीमिया के सिम्टम्स में ही आती हैं. सो जब भी कोई प्रेग्नेंट फीमेल ये कंप्लेन करे कि उनको ब्रेथलेसनेस हो रही है, घबराहट हो रही है, टायर्डनेस फील हो रही है,
तो एक डॉक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट फर्ज है कि हमने ये नहीं बोलना है कि ये तो प्रेगनेंसी में नॉर्मली होता है, हमने ये डिस्टिंग्विश करना है कि वेदर दिस इज अ नॉर्मल सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी या फिर ये अनीमिया के कारण हो रहा है, जिसके लिए हम आपका सीबीसी का टेस्ट कराएंगे और उसमें अगर आपका हीमोग्लोबिन 11 से कम आता है तो हम बताएंगे कि आपको अनीमिया है और फिर बाद में उसकी ट्रीटमेंट हम शुरू करेंगे। नाउ जैसे कि अभी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया इन प्रेगनेंसी डिस्कस की, जिसमें कि हमने पढ़ा कि मॉडरेट अनीमिया और सीवियर अनीमिया और वेरी सीवियर अनीमिया क्या होता है। Now Kuljit is asking me, what is the most common cause of anemia during pregnancy? Kuljit, the most common cause of anemia during pregnancy is iron deficiency anemia. अब आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया जो होता है, आयरन बहुत ही कम फूड मटेरियल्स में पाया जाता है, जैसे कि एक हमारा हो गया ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कुछ फ्रूट्स हो जाते हैं, डेट्स, ब्लैक ग्राम्स एंड इन सारी चीज़ों में आयरन पाया जाता है। नॉर्मली हमारा डाइटरी इनटेक इतना अच्छा नहीं होता, वेजिटेबल्स एंड दाल्स हम ज़्यादा नहीं खाते, प्रोटीन हमारे अच्छे नहीं होते, जिसके कारण शरीर में आयरन की कमी हो जाती है और अनीमिया होता है। ये बात ध्यान में रखते हुए हमने ये नहीं भूलना है, देयर आर वेरी टू अदर इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ अनीमिया, जिसमें एक फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया होता है और एक विटामिन B12 डेफिशिएंसी अनीमिया होता है। अगेन बिकॉज इंडियन डाइट इज रिस्ट्रिक्टेड मेनली टू वेजिटेरियन डाइट, तो इन दोनों की भी हमारे शरीर में काफी कमी पाई जाती है। आपने नोट किया होगा कि प्रेगनेंसी होने से पहले, इनफैक्ट आजकल हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी होने से पहले 3 महीने पहले हम फॉलिक एसिड की गोली शुरू कर देते हैं। ऑब्वियसली उसका जो मेन रीजन है वो ये है कि बच्चे की मैलफॉर्मेशंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, बच्चे में जो न्यूरल एंड स्पाइनल कॉर्ड डिफेक्ट्स होते हैं, स्पाइन के जो डिफेक्ट्स होते हैं, वो चांसेस कम हो जाते हैं फॉलिक एसिड से। अदर गेन ऑफ हैविंग फॉलिक एसिड इन दोस टाइम्स इज कि ये हमारा आयरन की एब्जॉर्प्शन बॉडी में, बोन मैरो में इंक्रीज करता है, हीमोग्लोबिन का डेवलपमेंट करता है ये बॉडी में, जिसके कारण आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता है। एट द सेम टाइम विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो भी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में यूज होता है। सो हमारे बॉडी में विटामिन B12 का लेवल भी अच्छा होना चाहिए। इन तीनों में से किसी की भी डेफिशिएंसी होगी देन वी विल सफर फ्रॉम अनीमिया। वो तो फिर टेस्ट से आगे पता लगेगा कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है कि फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया है। इंडिया में यूजुअली हम डायमॉर्फिक अनीमिया पाते हैं। डायमॉर्फिक अनीमिया मतलब उसमें आयरन डेफिशिएंसी भी है और उसमें फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी है। नाउ कॉजेज ऑफ अनीमिया, जैसे कि हमने अभी कुलजीत ने हमसे पूछा, हम थोड़ा सा और डिटेल में इसको डिस्कस कर लेते हैं। न्यूट्रिशन अनीमिया, जिसमें कि हमारा ये तीनों चीजें आ जाती हैं, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी अनीमिया, साथ में और बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण अनीमिया हो जाता है। क्रोनिक ब्लड लॉस, कई लेडीज को एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है मेंसेस में, या उनको स्टूल वाली जगह से ब्लीडिंग होती है, या कई लोगों को नाक से प्रॉब्लम रहती है, गम्स ब्लीड करते हैं। जिन लोगों की बॉडी से कॉन्स्टेंटली ब्लड लॉस होता रहता है, दे आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम अनीमिया, जो कि प्रेगनेंसी में आकर बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी के बीच में अगर इंटरवल कम हो, आइडियली हम कहते हैं 2 प्रेगनेंसीज के बीच में इंटरवल आपका होना चाहिए 3 इयर्स का, अगर वो आपका कम हो तो आपको अनीमिया होने के चांसेस हो जाते हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसी, आपकी ट्विन या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी हो तो अनीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी की ही कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे प्लेसेंटा प्रीविया या एब्रप्शियो, जिसमें एक्यूट ब्लड लॉस होता है एंड एक्यूटली आपको ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि शरीर में हीमोग्लोबिन काफी कम हो जाता है। Then we have some bone marrow disorders and other aplastic disorders, but these are the most common. Another one important thing is इन्फेस्टेशन, वर्म इन्फेस्टेशन, वेरी कॉमन। हर बच्चे को कीड़े मारने की दवाई खिलाई जाती है। प्रेगनेंसी में भी जब अनीमिया होता है तो हम मदर को एक एल्बेंडाजोल की गोली देते हैं एंड 14 डेज बाद रिपीट करने के लिए कहते हैं। सो वर्म इन्फेस्टेशन, क्योंकि हमारे कल्चर में पैदल चलने, बिना स्लिपर्स के चलने का ट्रेंड बहुत है, एंड द रूरल पॉपुलेशन जो गाँव में रहते हैं वहाँ पे कच्ची ज़मीन पे चलते हैं, जिसके कारण वर्म इन्फेस्टेशन होती है एंड दैट लीड्स टू anemia. Now, Sonia Dhawan is asking me, I want to consult you for my delivery. Sonia will be sharing a number with you and you can call on that number. आप contact कर सकते हैं हमें delivery के लिए. Jatin Sood is asking how anemia can be cured before pregnancy. Jatin, this is very important. You have asked a very good question. Anemia actually में
प्रेगनेंसी से पहले क्योर हो जाना चाहिए। हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल का होना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे की डेवलपमेंट पूरी हो, बच्चे का आईक्यू अच्छे से, कोई अबॉर्शन वगैरह के चांसेस ना हो। तो हमें आजकल जैसे जैसे हमारा एजुकेशनल स्टेटस बढ़ रहा है, हम सबको एक प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग लेनी चाहिए। बच्चा कंसीव करने से पहले एक रूटीन टेस्ट अपने और अपने हस्बैंड के कराने चाहिए। एंड अगर उसमें पता लगता है कि भाई हमें अनीमिया है, हीमोग्लोबिन कम है, तो दैट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड कि किस कारण से है। कोई जेनेटिक कॉज तो नहीं है, कोई एप्लास्टिक डिसऑर्डर तो नहीं है, कि सिर्फ न्यूट्रिशनल अनीमिया है। जो भी कारण उसका पता लगता है, उसकी ट्रीटमेंट जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू स्टार्ट प्रेगनेंसी विद अ गुड हीमोग्लोबिन एंड विद अ गुड हेल्थ, देन ऑब्वियसली आपकी प्रेगनेंसी थ्रू आउट हेल्दी ही जाएगी। Raman is asking me, ma'am, can we increase blood level with medicines only or injections are also required? What diet we should include? Raman, तीनों ऑप्शंस हैं। हम डाइट से भी हीमोग्लोबिन बढ़ा सकते हैं, हमारे पास मेडिसिन भी खाने के लिए हैं, साथ में हमारे पास इंजेक्शंस भी अवेलेबल हैं। डाइट जैसे कि हमने डिस्कस किया कि आपको हेल्दी डाइट लेनी है, आयरन रिच डाइट, जिसमें कि पोमेग्रेनेट आते हैं, डेट्स आते हैं फ्रूट्स में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दाल्स आपने बहुत सारी खानी है, ठीक है। देन विटामिन सी, नींबू पानी के साथ अगर आप आयरन लेते हैं तो हमारी बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छा होता है। आप जब भी आयरन की टेबलेट्स, नाउ द सेकंड थिंग इज कि आयरन की टेबलेट्स आप ले सकते हैं। आयरन की टेबलेट्स बहुत सारी ब्रांड्स और बहुत सारे कंपाउंड्स में आती हैं। हर बॉडी को कोई ना कोई आयरन टेबलेट सूट ज़रूर कर जाती है। ये ध्यान ज़रूर रखना है कि जब आप आयरन की टेबलेट ले रहे हैं तो दूध के साथ ना लें, टी के साथ ना लें, और भी बहुत सारे किसी फूड के साथ ना लें। बहुत सारे कंपाउंड्स है, फाइटेट्स, ऑक्सलेट्स, किसी और मेडिसिन के साथ ना लें, तो आयरन की एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में ज़्यादा होती है। नाउ देयर आर सम पेशेंट्स हु आर एलर्जिक टू आयरन। एलर्जिक मतलब उनको आयरन सूट नहीं करती, या तो उन्हें एक्सेसिव गैस्ट्राइटिस होता है, या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या फिर डायरिया लग जाता है, और वो आर नॉन कंप्लायंट, जो आकर बोल देते हैं कि हम खा रहे हैं बट उनका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता। या फिर हमारे पास 36 वीक्स के बाद जो लेडीज आती है और उनका हीमोग्लोबिन काफ़ी कम होता है, इसलिए हमारे पास टाइम नहीं होता कि हमें उन्हें ओरल मेडिसिन देकर हम उनका हीमोग्लोबिन बढ़ा सकें, तो उन केसेस में हम आयरन के इंजेक्शंस भी यूज़ करते हैं। आयरन के इंजेक्शंस आजकल बहुत अच्छी वैरायटी के आ गए हैं। अ सिंगल इंजेक्शन नीड्स टू बी गिवन एंड बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका, बहुत जल्दी आयरन हीमोग्लोबिन बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। Now, Isha is asking me, can we have iron? Yes, Isha, obviously you can have iron tablet with नींबू पानी। जैसे कि मैंने बताया, इससे आयरन की एब्जॉर्प्शन, विटामिन सी होता है नींबू पानी में, इससे आयरन की एब्जॉर्प्शन हमारी टमी से, हमारी इंटेस्टाइन से बॉडी में, ब्लड में इंक्रीज हो जाती है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। आपने यूजुअली नोट किया होगा कि जो डॉक्टर आयरन जब अनीमिया की ट्रीटमेंट करता है तो हीमोग्लोबिन की मेडिसिन, जो आयरन की मेडिसिन है, उसके साथ हम विटामिन सी की टेबलेट भी देते हैं, फॉर द सेम रीजन दैट इट इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन द बॉडी। नाउ हमने ये बात डिस्कस कर ली है कि प्रेगनेंसी में अनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ता है, प्लाज्मा वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ता है, उतने आरबीसीज नहीं बढ़ते, जिसके कारण हमारा हीमोग्लोबिन फॉल हो जाता है। मैक्सिमम केसेस में ये 28 वीक्स के बाद होना शुरू होता है, दैट इज इन योर थर्ड ट्राइमेस्टर ये चेंजेस आने शुरू होते हैं। साथ में प्रेगनेंसी में आपकी आयरन रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। बेबी को आयरन की ज़रूरत होती है, अराउंड जितना आप आयरन ले रहे हैं अराउंड 500 ग्राम्स गोज टू द बेबी। फिर देन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आपकी डिलीवरी होगी उस टाइम ब्लड लॉस होता है, प्लेसेंटा के थ्रू लॉस होता है, जिसमें भी काफ़ी आपका आयरन लूज हो जाता है। सो इसलिए एक तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा है प्रेगनेंसी में, यूटिलाइजेशन ज़्यादा है, और हमारा इनटेक कम है, जिसमें प्रेगनेंसी में अनीमिया होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं ना। बहुत सारी चीज़ें जैसे कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में एक आयरन की ज़रूरत होती है, देन वी रिक्वायर विटामिन B12, वी रिक्वायर फॉलिक एसिड। नाउ अब किसी ने अगर कभी भी आयरन की टेबलेट जो उसका रैपर होता है उसको देखा होगा, उसके पीछे मल्टीपल चीज़ें लिखी होती है, जिंक लिखा होता है, कोबाल्ट लिखा होता है, कॉपर लिखा होता है, विटामिन सी, पायरिडॉक्सिन लिखा होता है, साथ में फॉलिक एसिड भी होता है। सो ऑल दीज मिनरल्स एंड विटामिन्स आर नीडेड along with iron, folic acid and vitamin B12, ताकि हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन हमारे सेल्स में अच्छी रहे। किसी भी कमी के कारण हमें आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकता है।
Isha is asking me, if we get black stool, does that mean our body is not absorbing? No. ईशा, जो भी लेडी या पेशेंट आयरन की टेबलेट ले रहे हैं उनका स्टूल ब्लैक हो जाता है, दैट इज अ नॉर्मल फिनोमेना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं है या आयरन आपका स्टूल में निकल जाता है, इट डज नॉट मीन दैट। ये दिस इज जस्ट अ कंप्लायंस टेस्ट। पेशेंट हमारे पास आता है, उसको अनीमिया होता है, हम उसे टेबलेट देते हैं, पेशेंट नेक्स्ट टाइम आता है, हीमोग्लोबिन वहीं का वहीं रहता है, हम पूछते हैं कि आपका स्टूल का कलर क्या है। तो अगर आपका स्टूल का कलर ब्लैक है, दैट मीन्स आप आयरन की टेबलेट ले रहे हो। अगर आपका स्टूल, पेशेंट बोलता है कि जी नॉर्मल है, जैसा नॉर्मल होता, तो हमें पता लग जाता है कि पेशेंट झूठ बोल रहा है, आयरन की गोली नहीं ठीक से ले रहा है। सो ब्लैक स्टूल का मतलब सिर्फ यही है, इट डज नॉट मीन कि आपकी बॉडी आयरन ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि आयरन की नॉर्मल रिक्वायरमेंट कितनी होती है ना। इन अर्ली प्रेगनेंसी 2 to 3 milligrams per day, and in late pregnancy we require about 6 to 7 milligrams per day. Iron, this is very technical है ना। जो आयरन होता है उसमें लिखा होता है 200 या 300, साथ में नीचे लिखा होगा एलिमेंटल आयरन। सो बेसिकली एलिमेंटल आयरन वी शुड बी टेकिंग 40 to 60 milligrams per day। वो मैटर नहीं करता कि जो आयरन का कंपाउंड है, कार्बोनिल आयरन है या कोई और कार्बन वो है, वो 200 या 300 या 160 को कितना है वो नहीं हमारे आयरन की टेबलेट में मैटर करता है। देन स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट, विटामिन B12 में डिफिशिएंट होती है। विटामिन B12 जैसे हमने पढ़ा है, लेज्यूम्स जो होते हैं, दाल्स एंड पल्सेस, उनकी रूट्स में पाया जाता है, या सी फूड में होता है, या नॉन वेजिटेरियन डाइट में होता है। इट इज वेरी मच डिफिशिएंट इन वेजिटेरियन डाइट, क्योंकि हमारा दाल इंटेक अच्छा नहीं है। सो एज आई एडवाइज एवरी वन ऑफ माई पेशेंट कि आपने दिन में 2 कटोरी पूरा भर के दाल जरूर खाना है, 2 कटोरी सब्जी जरूर खानी है, ताकि मिनरल्स एंड विटामिन की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में ना हो और आयरन को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके। What is early pregnancy? Arush is asking me what is early pregnancy. Early pregnancy is till 12 to 13 weeks of pregnancy है ना। The first trimester of pregnancy is early pregnancy। 14 weeks के बाद हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर और 28 weeks के बाद हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है, जिसमें आयरन की रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली हमारी इंक्रीज हो जाती है। नाउ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसी होगी? देयर मे बी पेशेंट्स जिनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, दे आर सो मच सेटल्ड विद देयर लो हीमोग्लोबिन लेवल्स कि वो आपको कोई कंप्लेन ही नहीं करेंगे कि उनको ब्रेथलेसनेस हो रही है, पैल्पिटेशन हो रही है, या उनको कोई वीकनेस, फटीग या स्वेलिंग हो रही है, कोई भी कंप्लेन नहीं करेंगे। दे आर वेरी सेटल्ड। आप बस उनका रूटीन हीमोग्लोबिन कराओगे, जो कि हमें प्रेगनेंसी की फर्स्ट विजिट में कराना होता है, देन अराउंड 24 to 28 weeks, एंड देन वन बिफोर द डिलीवरी। तो आपको उसी पर ही पता लगता है कि आपकी हीमोग्लोबिन कम है और आपको आयरन की टेबलेट लेना जरूरी है। कई लोगों में इतना सीवियर अनीमिया होता है कि उनके पैरों पर स्वेलिंग आ जाती है, फेस पर भी स्वेलिंग आ जाती है, पफी लगते हैं, दे लुक विजिबली, दे आर विजिबली पेल। आपको लगेगा उनको देख के कि दे आर येलो। एक नॉर्मल कम्प्लेक्शन होता है वो उनका नहीं होता, दे आर येलो, और फेस भी उनका इडेमेटस लगता है। सीवियर अनीमिया होने के टाइम कई बार आपका हार्ट फेल कर जाता है, बिकॉज हार्ट पर बहुत ज्यादा लोड पड़ता है टू सप्लाई ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आपके लंग्स में फ्लूइड बढ़ जाता है, आपके लिवर में स्वेलिंग आ जाती है, आपकी स्प्लीन में स्वेलिंग आ जाती है, और ये बहुत सीवियर केसेस होते हैं। टचवुड आजकल बिकॉज गवर्नमेंट ने इतना अवेयर कर दिया है पब्लिक को अबाउट आयरन इनटेक इन प्रेगनेंसी, और हर डिस्पेंसरी, हर हॉस्पिटल में ताकत की गोलियां अवेलेबल होती है, कि इतना सीवियर अनीमिया हमें नहीं देखने के लिए मिलता है। कुछ माइल्ड और रेयर फीचर्स ऑफ अनीमिया है कि एंगल्स पर, माउथ के एंगल्स पर क्रैक्स हो जाते हैं, टंग पे स्वेलिंग हो जाती है, टंग सोर हो जाती है आपकी, ब्रिटल हेयर, यू हैव हेयर फॉल, सो मुंह में आपके सोरनेस हो जाती है। सो दीज आर सम सिम्टम्स जो कि हम वॉच करते हैं। अनदर वन, विटामिन B12 डेफिशिएंसी का सिम्टम्स होता है आपके जो नकल्स हैं ये ब्लैक हो जाते हैं, आपकी डार्कनिंग हो जाती है स्किन की, नकल्स की। सो यू कैन लुक एट द बैक ऑफ योर हैंड्स एंड यू कैन नो कि आपका विटामिन B12 का स्टेटस क्या है। अगर आपकी नकल्स काफी ब्लैक हैं, सो यू मे बी विटामिन B12 डेफिशिएंट। नाउ प्रेगनेंसी में हम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं अनीमिया को? जैसे कि हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन का काम है लंग से ऑक्सीजन लेके बॉडी के हर ऑर्गन को सप्लाई करना, ब्रेन को, आईज को,
हार्ट को भी, सारे ऑर्गन्स को हीमोग्लोबिन ब्लड जो है ऑक्सीजन लेकर जाता है। जब आप प्रेग्नेंट है तो आपके बेबी को भी न्यूट्रिशन लेके जाता है ब्लड और ऑक्सीजन लेके जाता है। साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हमारा जो वेस्ट गैस हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है, उसे वापस लंग्स में लेकर जाता है ताकि लंग्स उसे बाहर एयर में एक्सक्रीट कर दे। सो आप ही समझिए, अगर आपके ये ऑक्सीजन का लेन देन बॉडी में ठीक नहीं है, अगर आपके बेबी को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो बेबी को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहले अबॉर्शन होने के चांसेस है, मिस्ड अबॉर्शन होने के चांसेस हैं, बेबी का IQ लो होने के चांसेस हैं, बेबी की ग्रोथ कम होने के चांसेस होते हैं, आपका BP बढ़ने के चांसेस हैं। एब्रप्शियो एक डिजीज होती है जिसमें कि यूट्रस में ब्लीडिंग हो जाती है, वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिलीवरी के टाइम ऑलरेडी हीमोग्लोबिन आपके कम है, बट अनीमिया होने से और ब्लीडिंग होने के चांसेस हो जाते हैं। सो इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज, आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने के चांसेस हो जाते हैं। यूट्रस ठीक से वापस कंट्रैक्ट नहीं करता डिलीवरी होने के बाद, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपकी ब्रेस्ट मिल्क की जो प्रॉपर अमाउंट है वो कम हो जाता है। बहुत सारी गंदी गंदी चीजें हैं जो अनीमिया से हो जाती है, एंड इट हैज अ सिंपल सोल्यूशन कि आपने डाइट अच्छी रखनी है और अपनी ताकत की दवाइयां ठीक से खानी है। Arush is asking me, I just joined, ma'am, can you tell me what is anemia? Sure, Arush. Anemia is a medical term जिसको हम बोलते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, बॉडी में खून की कमी होना। हीमोग्लोबिन जब आपका 11 से कम होता है इन अ प्रेग्नेंट फीमेल, दैट इज नोन एज अनीमिया। नाउ अफेक्ट ऑफ अनीमिया, देन अबगार स्कोर एक बेबी का होता है। बेबी जैसे ही बॉर्न होता है हम उसके कुछ पैरामीटर्स असेस करते हैं, वो कम हो जाते हैं, बेबी का ICU में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो anemia is easily manageable and it has to be avoided, can be prevented and it can be treated very easily. Now, most critical period जो होता है जिसमें आपका हीमोग्लोबिन बॉडी में फॉल करना शुरू हो जाता है, वो होता है 28 वीक्स, दैट इज व्हेन यू एंटर द थर्ड प्रेगनेंसी। जब आप लेबर में हैं, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, एंड व्हेन यू आर रिकवरिंग, व्हेन यू आर इन योर पर्प्यूरियम, तब अनीमिया के मैक्सिमम इफेक्ट्स होते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। Now, what is the normal range of hemoglobin during third trimester? Simi is asking me. बच्चे, थर्ड ट्राइमेस्टर में आपका हीमोग्लोबिन 11 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। 11 ग्राम % इज द नॉर्मल रेंज, एंड आपका एक पैक्ड सेल वॉल्यूम का पैरामीटर होता है, दैट शुड बी मोर देन 33%। अब इसी के साथ हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ और भी पैरामीटर्स होते हैं हीमोग्लोबिन असेस करने के लिए या टाइप ऑफ अनीमिया असेस करने के लिए, जो होते हैं MCV। आप यूजुअली अपनी CBC की रिपोर्ट देखोगे, उसमें MCV, MCH और MCHC भी दिया होता है। इन तीनों चीजों को अगर डॉक्टर ठीक से स्टडी करे तो हमें पता लग जाता है कि आपको सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है या आपको साथ में विटामिन B12 और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी भी है। सो अगर आपको कोई भी सिर्फ हीमोग्लोबिन से हमें यही पता लगता है कि आयरन कम है, बॉडी में अनीमिया है, साथ में ये पैरामीटर्स असेस करने बहुत जरूरी है ताकि हम विटामिन B12 और फॉलिक एसिड भी सप्लीमेंट कर सके, जिससे कि आयरन की एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन इन बॉडी बढ़ जाए। Now, Isha is asking me, ma'am, can we take calcium D3 tablet at night immediately before or after warm milk? Isha, आप ले सकते हैं। यूजली आई टेल माई पेशेंट्स टू अवॉइड टेकिंग एनी मेडिसिन विद मिल्क बिकॉज उसकी एब्जॉर्प्शन बॉडी में कम हो जाती है। आइडियली आप ट्राई करो कि आप पानी के साथ ले लो हाफ एन आवर आफ्टर योर डिनर। अब ईशा ने ये क्वेश्चन पूछा तो हमारे दिमाग में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि आयरन और कैल्शियम आपने दोनों प्रेगनेंसी में लेना है। सो हाउ डू यू डिसाइड कि आपने क्या से क्या लेना है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिन्हें नहीं बताया जाता कि आयरन और कैल्शियम कैसे लिया जाता है। आपने ध्यान रखना है कि आयरन और कैल्शियम कभी भी इकट्ठा नहीं लिया जाता। आयरन और कैल्शियम में मिनिमम 2 आवर्स का गैप होना चाहिए। आई टेल माई पेशेंट्स कि आप आयरन लंच के बाद ले लो और डिनर के बाद आप कैल्शियम ले लो। इससे बहुत सारी मेडिसिन इकट्ठे नहीं जाती, कई बार मेडिसिन खा के घबराहट होने लगती है, वो प्रॉब्लम नहीं आती, एंड दोनों मेडिसिन आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है। दे डू नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर्स एब्जॉर्प्शन। नाउ another thing which is very important is worm infestation. जब भी आपको प्रेगनेंसी में अनीमिया है,
आपको एक एल्बेंडाजोल की गोली ज़रूर खा लेनी चाहिए. यू डिस्कस विद योर डॉक्टर कि वो खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए. डू नॉट टेक इट अनप्रिस्क्राइब्ड. तो एक गोली आपने अभी खानी है एंड द सेकेंड डोज इज टू बी रिपीटेड आफ्टर 14 डेज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यूजली लोग सेकेंड डोज मिस कर जाते हैं. जो आपने एल्बेंडाजोल की गोली अभी ली है दैट विल किल द वर्म्स विच आर अलाइव इन योर इंटेस्टाइन राइट नाउ. बट उन वर्म्स ने कुछ एग्स और कुछ सिस्ट भी फॉर्म किए होते हैं जो कि 14 डेज बाद लाइव वर्म्स बनेंगे. तो उन्हें मारने के लिए आपको 14 डेज बाद ये जो एंटी हेलमिंथिक मेडिसिन है एल्बेंडाजोल है ये रिपीट करनी बहुत जरूरी है. तभी आपका प्रॉपर क्योर हो पाएगा वर्म इन्फेस्टेशन से ना. इंडिया में तो इतना नहीं. इंडिया में भी इनफैक्ट बट कुछ रेशियल फैक्टर्स भी हैं. मेडिटेरियन जो बेल्ट है, एशियन बेल्ट ऑल्सो, सम इंडियन बेल्ट ऑल्सो इस यहाँ पर थैलेसीमिया इज वेरी कॉमन. करते हैं. Okay, sorry for the interruption. We were talking about thalassemia. Thalassemia एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें हीमोग्लोबिन बॉडी में ठीक से नहीं बनता. इट इज डिटरमिन्ड बाय योर जीन्स. तो ऐसा नहीं है कि आपका कोई फॉल्ट है या आपने डाइट अच्छे से नहीं ली जिसके कारण आपको थैलेसीमिया हो गया. दिस इज पास्ड ऑन फ्रॉम योर पेरेंट्स टू यू. नाउ थैलेसीमिया अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये कॉमन बहुत है एशियन पॉपुलेशन में एंड वी हैव ऑलरेडी सीन अ नंबर ऑफ पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया माइनर. थैलेसीमिया माइनर तभी डिटेक्ट होता है जब आपका टेस्ट किया जाता है. इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती. हाँ, आप यूजली पेशेंट्स आके हिस्ट्री देते हैं कि मेरा हीमोग्लोबिन यूजली लो ही रहता है, 8-9 ही रहता है, 9-10 ही रहता है, उससे ज़्यादा कभी बढ़ा नहीं. सो हमारे इट रिंग्स अ बेल कि आपको थैलेसीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है. थैलेसीमिया 2 जीन से कैरी होता है. इफ योर 1 जीन इज डिफेक्टिव देन यू आर सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया माइनर. अगर ऑल ऑफ योर जीन्स आर डिफेक्टिव देन यू आर सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया मेजर. थैलेसीमिया मेजर इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन. यू आर ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट एवरी 3 वीक्स. आजकल हमारे पास ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है कि हमें पहले ही पता लग जाता है कि जो बेबी टमी में है उसे थैलेसीमिया मेजर होने के चांसेस कितने हैं. So the parents can take the wise decision if they want that baby or they can opt for an abortion. Like I said, thalassemia एक genetic condition है and it is a lifelong condition. You have to live with blood transfusions throughout your life every 3 weeks. So अगर हम इसे detect कर सकते हैं and we can prevent it somehow, then it can be done. अर्ली प्रेगनेंसी में एक HB इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेस्ट होता है विच इज डन रूटीनली. ऑल केसेस में हम HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं. इट इज अ कॉस्टली टेस्ट. सम पेशेंट्स रेजिस्ट कि हमें नहीं कराना है. इट इज अ वेरी कॉस्टली टेस्ट बट इसका बेनिफिट बहुत है. अगर आपको थैलेसीमिया माइनर है और आपके हस्बैंड को भी थैलेसीमिया माइनर है देन देयर आर चांसेस कि आपके बेबी को थैलेसीमिया मेजर हो. अगर हमें वो टाइम पे पता लग जाए तो हम बेबी को अबॉर्ट कर सकते हैं. लाइफ लॉन्ग मॉर्बिडिटी से हम उस बच्चे को बचा सकते हैं. इसलिए ये टेस्ट कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. आपको साथ में अगर थैलेसीमिया है सो यू शुड ऑल्सो डिस्कस इट विद योर फैमिली मेम्बर्स. इनफैक्ट एक्सटेंडेड फैमिली से भी डिस्कस करो बिकॉज सम ऑफ देम में ऑल्सो भी सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया जो प्लान कर रहे होंगे या कुछ उन्हें प्रॉब्लम आ रही होगी सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट टेस्टेड एंड उनकी कंसेप्शन प्री कंसेप्शन काउंसलिंग हो सकती है उस हिसाब से. Okay, hi Isha, you're asking me what, please tell again what is thalassemia. Okay, we'll discuss it again. Thalassemia is a genetic condition. ये जीन्स के थ्रू, क्रोमोसोम्स के थ्रू पेरेंट्स से बेबीज को जाती है. थैलेसीमिया 2 वैरायटी की होती है, थैलेसीमिया माइनर एंड मेजर. अगर थैलेसीमिया माइनर हो दैट मीन्स आपका एक ही जीन डिफेक्टिव है और इसमें आपको ज़्यादा कोई सिम्टम्स नहीं होते. ओनली थिंग इज कि आपका हीमोग्लोबिन लो रहता है. आपको कभी पता भी नहीं होता कि आपको थैलेसीमिया है. वो तो जब हम टेस्ट कराते हैं तभी पता लगता है. थैलेसीमिया मेजर जो कंडीशन है दैट इज डिपेंडेंट ऑन ब्लड ट्रांसफ्यूजन. उसमें एवरी 3 वीक्स बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है. ये कंडीशन ऐसी है जो सिंपल ब्लड टेस्ट से हमें पता लग जाती है. अगर मदर को थैलेसीमिया माइनर है सो वी शुड गेट द फादर ऑल्सो टेस्टेड फॉर थैलेसीमिया. अगर दोनों को थैलेसीमिया है तो बेबी को थैलेसीमिया मेजर होने के चांसेस हैं. उस टाइम पर हम बच्चे के कुछ टेस्ट करा सकते हैं जो कि सबसे पहला टेस्ट अराउंड 9 वीक्स पर हो जाता है, कोरियोनिक विलिस सैम्पलिंग. देन देयर इज अनदर टेस्ट, amniocentesis, which is done around at 16 weeks.
इन टेस्ट से हमें बेबी का डेफिनेटिव डायग्नोसिस पता लग जाता है एंड बिफोर 20 वीक्स यू कैन टेक अ डिसीजन इफ यू वांट टू टर्मिनेट दैट प्रेगनेंसी, ताकि बच्चे को लाइफ टाइम मॉर्बिडिटी ना रहे, बच्चा ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट ना रहे। एंड नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी आप आजकल IVF के थ्रू कुछ ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि जो एग और स्पर्म मीट कर रहे हैं उनमें थैलेसीमिया का जीन ना हो एंड यू कैन हैव अ हेल्दी प्रेगनेंसी। थैलेसीमिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन है एंड विद अ सिंपल सोल्यूशन कि आपने एक सिंपल सा टेस्ट कराना है। सो इट शुड बी डन, थोड़ा सा कॉस्टली टेस्ट है, सो इट शुड नॉट बी रेजिस्टेड। आपने कराना है ये टेस्ट और अपने फैमिली मेंबर्स को भी इन्फॉर्म करना है दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया, ताकि बाकी लोग भी जो बच्चे प्लान कर रहे हैं, जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी अपना टेस्ट करा सकें और इन्फॉर्म डिसीजन ले सके कि उन्होंने अपना बेबी का या जो भी है किस हिसाब से आगे करना है। नाउ there is a chance that even if both of you are thalassemia minor, there is a chance that your baby will be there is a 50% chance कि आपका बेबी नॉर्मल होगा, 25% chance that your baby is thalassemia major and 25% chance that your baby might suffer from the same thing, that is उसको भी thalassemia minor हो सकता है। Now जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, बेबी के कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं व्हेन द बेबी इज ऑलरेडी इन द टमी, जिससे हमें पता लग सकता है कि बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो। नाउ अब हम अगेन वी आर कमिंग बैक टू द ट्रीटमेंट ऑफ अनीमिया। हमने डिस्कस किया था कि कौन सी डाइट आप ले सकते हैं जो आयरन रिच डाइट होती है विच इम्प्रूव्स योर हीमोग्लोबिन, जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पोमेग्रेनेट, डेट्स, ब्लैक ग्राम्स, ये सब। देन प्रोटीन इंटेक हैज टू बी इंक्रीज। प्रोटीन पाउडर में यूजुअली रिकमेंड नहीं करती। इफ यू कैन ईट एग्स तो एग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। 2 एग्स आप पर डे खाइए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देन सर्टन फूड, नॉट पर्टिकुलरली इन इंडिया बट बाहर, फोर्टिफाइड होते हैं आयरन से, सो वहां पर दैट इज वाई US में 2 to 4% ही इंसिडेंस है अनीमिया का। देन टी, कॉफी, एग्स, सीरियल्स, these are to be avoided along with iron। जब आप आयरन की टेबलेट ले रहे हैं तो इन चीज़ों के साथ आपने नहीं लेनी है, इमीडिएटली आफ्टर फूड नहीं लेना है, डीवर्म करना है अपने आप को। अगर इन सारी चीज़ों से माइल्ड अनीमिया नहीं ठीक होता है देन ऑब्वियसली योर डॉक्टर विल गिव यू मेडिसिन। आयरन की मेडिसिन आपने प्रॉपरली खानी है, प्रॉपर डोज में खानी है, प्रॉपर टाइम पर खानी है, टी और कॉफ़ी के साथ नहीं खानी है। आइडली इट शुड बी टेकन विद विटामिन सी। नींबू पानी के साथ आपने ये लेना है। 80% एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है व्हेन यू टेक इट विद विटामिन सी, या नींबू पानी के साथ आप इसे लेते हैं। देन समटाइम्स व्हेन योर हीमोग्लोबिन इज लेस, कई बार आपका डॉक्टर नोटिस करता है कि आपके प्लेटलेट्स भी कम है, सो दैट गिव्स अस अ मोर पुश टुवर्ड्स कि ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी के कारण है। तो आपको एक विटामिन B12 की गोली या मल्टीविटामिन हम डाल देते हैं आपकी प्रिस्क्रिप्शन पर, जिससे आपका विटामिन B12, विटामिन सी, फॉलिक एसिड और आयरन, चारों चीजें आपकी बॉडी को मिल जाती है और आयरन की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है और आयरन की यूटिलाइजेशन इन फॉर्मेशन ऑफ RBCs आपकी इंक्रीज हो जाती है। अब जैसे कि कुछ केसेस होते हैं जिनमें आयरन टॉलरेट नहीं होता या लेट प्रेगनेंसी में प्रेजेंट करते हैं, या दे आर नॉन कंप्लायंट विद आयरन, या क्लिनिकल सिम्टम्स इंप्रूव नहीं कर रहे होते हैं, उसमें हम आयरन का इंजेक्शन प्रेफर करते हैं। आयरन का इंजेक्शन इज वेरी सिंपल, 5 मिनट्स के अंदर इट इज टू बी गिवन, जो कार्बोक्सी मैल्टोज आयरन है एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। आई थिंक 14 डेज में आपका हीमोग्लोबिन अच्छे से इंक्रीज हो जाता है। इसके साथ आप विटामिन B12 का इंजेक्शन भी ले सकते हैं, तो दोनों के रिजल्ट्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, बहुत अच्छे से आपका हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो जाता है। अदर थिंग इज कि अब आपकी डिलीवरी हो गई है, आपका बेबी हेल्दी है, सब कुछ ठीक है, अब आपको डॉक्टर बोलता है कि आपने आयरन की गोली 3 महीने और खानी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली इंडिया में क्या है, लेडीज अपनी केयर नहीं करती हैं। एक बार बेबी हो गया, उन्हें लगता है बस एक बार बेबी हो गया, देन दे गेट वेरी बिजी विद द हाउस होल्ड वर्क, विद देयर जॉब्स, बेबी का केयर करने में इतना लीन हो जाते हैं कि वो अपनी केयर करना भूल जाते हैं, आयरन की टेबलेट्स नहीं खाते। दे आर टू बी टेकन फॉर 3 months बिकॉज वो आपके स्टोर्स बिल्डअप करते हैं अगेन। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर नेक्स्ट प्रेगनेंसी, है ना। 3 years का तो आपने मिनिमम गैप रखना है, साथ में आयरन की टेबलेट्स खानी, ताकि आप जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव करो तो आप ऑलरेडी अनीमिक ना हो। इसलिए आयरन फॉर 3 months एंड ऑल्सो कैल्शियम, सिंस वी आर डिस्कसिंग दिस, कैल्शियम भी आपने विटामिन D के साथ 6 months तक जरूर खाना है।
वेरी रेयर इंडिकेशंस फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी हमें रेयरली ज़रूरत पड़ जाती है जब पेशेंट एक्टिवली ब्लीड कर रहा होता है, या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में पेशेंट है, या ब्लीडिंग हम स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं, या लेबर में ही पेशेंट आता है और उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम है. इन सच केसेस येस, वी डू रिजॉर्ट टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बट पर्सनली मुझे लगता है कि इतनी स्टेज आनी ही नहीं चाहिए कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़े. आप अपनी डाइट और अपनी मेडिसिन इनटेक इतना अच्छा रखिए कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. So that was all from my side about anemia in pregnancy. I'm again very sorry for the interruption, and I hope you're taking all your medicines very regularly. आप अच्छे से खाइए पिए, and protein intake अपना increase करो, maintain your hemoglobin above 11 gram %, and have a healthy pregnancy. For any query you can call us. We are also available for video consultation. Thank you so much. Bye.